हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि हम आपके लिए मेंस्ट्रुएशन क्लास ले रहे हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम जैसे पंजाब स्टेट जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। क्योंकि सिलेबस में दोस्तों ये मेंशन किया गया है कि मेंस्ट्रुएशन को आना ही है, आएगा ही। तो दोस्तों इसलिए हमने स्पेशल आपके लिए बैच स्टार्ट किया था। सीधा डायरेक्ट हम मेंस्ट्रुएशन से ही स्टार्ट कर चुके हैं इसका चैप्टर। और जैसे दोस्त आज 2D कर रहे हैं हम 2D की कुछ वैसे भी हमारा 2D जो है मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम करेंगे 3D मेंस्ट्रुएशन 3D करेंगे। लेकिन आज जितने भी क्वेश्चन हम कंसेप्ट ले रहे हैं उसके बाद ही हम कल से मेंस्ट्रुएशन 3D करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्त, ज़्यादा ना करते हुए हमने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क पहले बना लेते हैं, होमवर्क देख लेते हैं कौन सा होमवर्क है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दोस्त हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में दिया हुआ था, वो है द रेशो ऑफ द आउटर एंड द इनर पेरीमीटर ऑफ सर्कल पाथ इज 23:22 if the path is 5 मीटर वाइड द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल का जो डायमीटर है उसको बताना है। जो अंदर वाला जैसे मैंने बताया है, डायग्राम दिख रहा है आपको। ये जो बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है पाथ, बाहर वाला ये सर्कल हो गया, ये बाहर वाला सर्कल हो गया, ये अंदर वाला सर्कल हो गया दोस्त। ठीक है, इन दोनों के जो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए इसका जो रेडियस होगा छोटा आर लिख दूंगा, इसका बाहर वाला इसका बाहर का जो रेडियस होगा ये बड़ा आर लिख लूंगा। जैसे ही दोस्त आपको पता है कि सेंटर पॉइंट से किसी भी सर्कल के बाउंड्री पर जो रेखा जाती है, जो लाइन जाती है, उसको रेडियस बोला जाता है। तो इसका रेडियस मतलब देखिए यहाँ सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से बाहर वाले पर आ रहा है तो इसको मैंने बड़ा आर दे दिया। ये रेडियस हो गया बड़ा आर, बड़े सर्कल का रेडियस बड़ा आर और छोटे सर्कल का जो रेडियस होगा छोटा आर होगा दोस्त। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पेरीमीटर की बात कर रहे थे, इन्होंने पेरीमीटर का रेशो दिया हुआ है 23:22। तो मैं लिखता हूँ 2πr बड़े वाले सर्कल का पेरीमीटर क्या हो गया p तो कितना दिया है 23 दे दिया। 23 रेशो में है तो मैं यहाँ x मान लेता हूँ, क्योंकि रेशो में है 23:22 है, यानी बड़े आउटर और इनर वाला। तो इनर आउटर जो है 23 रेशो में है तो 23x ले लिया। और जो इनर वाला है उसको भी फार्मूला तो यही होगा 2πr, लेकिन रेडियस का छोटा r लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसका छोटा r रेडियस मैंने माना है। तो इसका जो आएगा पेरीमीटर यानी परिमाप कितना होगा 22x होगा। ये आपका दिखाई दिया दोस्त, ये हो गया। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर देते हैं तो दोस्त देखिए क्या आएगा। अगर मैं पेरीमीटर दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, तो देखिए x से x कट जाएगा, तो मैं यहाँ पर x से x नहीं काटूंगा। हालांकि मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इनकी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। देखिए क्या होगा, कट जाएगा तो 2π कट जाएगा, यानी r इसकी जो रेडियस वैल्यू आ जाएगी r कितनी आ जाएगी 23x आ गई। इसकी जो रेडियस की वैल्यू आ गई छोटी वाले की 22x आ गई। ये आपके पास वैल्यू आ गई दोस्त। आगे देखिए क्या बोला है, इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, यानी करा कि जो पाथ है, ये रास्ता, ये देखिए ये दोनों छोटे वाले और बाहर वाला जो इनर, ये बाहर छोटा वाला सर्कल हो गया अंदर वाला, और बाहर वाला सर्कल जो बाहर जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है वो बाहर वाला सर्कल। इन दोनों की बाउंड्री के बीच में ये पाथ बन रहा है। देखिए मैं यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मैं ये फिल कर रहा हूँ, ये पाथ है आपका, जिसकी चौड़ाई आपको 5 मीटर दी गई है। यानी क्या हुआ दोस्त, अगर मैं इसको माइनस, यानी देखिए इसके आर में से, यानी बड़ा वाला आर, यानी आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है। ठीक है, तो मैंने बड़ा वाला आर में से छोटा वाला आर घटा देता हूँ, ये वाला छोटा वाला आर यहाँ पे घटा दूंगा, मतलब ये चीज़ घटा दूंगा इसमें से, तो हमारा पाथ आ जाएगा। यानी दोस्त मैं यहाँ बना कर दिखाता हूँ। देखिए बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, बड़ा वाला सर्कल है यानी आउटर है, यहाँ मैं अंदर बना लेता हूँ। ठीक है, छोटा वाला यानी इनर सर्कल। अगर दोस्त मैं यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ तक लाइन खींचा, ये बड़ा वाला आर हो गया। अब इस यहाँ से मैंने यहाँ तक देखिए ये इस पॉइंट तक, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होगा छोटा आर होगा, यहाँ तक बड़ा आर होगा। जो इसकी चौड़ाई दिया है, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक दिया ओनली 5 दिया है, तो कह सकता हूँ मैं बड़े आर में से अगर छोटा आर घटा दूंगा तो मेरे पास ये लाइन बच जाएगी, ये रेखा बच जाएगी। इसका अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ये आगे 5 आ गया, इन्हें नोट हो गया, अगर पता लग गया, समझ आ गया कैसे है। यानी बड़े आर में छोटा आर घटाएंगे तो आपको पाथ की चौड़ाई, जो आपका रास्ता दिया है उसकी चौड़ाई आपको आ जाएगी। तो 5 आ गया आपका। ठीक है दोस्त, अब देखिए दोस्त मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 में से आर की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, इक्वेशन 2 में से आर की वैल्यू छोटे वाले की यहाँ डाल देता हूँ, तो क्या होगा देखिए 23x हो जाएगा। 23x
माइनस 22x इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। 5 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बताइए दोस्त, आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि यहाँ इसका 23x वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था और इसका मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया था कितना, 22x। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेशो बोला हुआ था इसलिए हमने डिवाइड किया था। यहाँ देखिए 23:22 है, यानी रेशो का मतलब ही डिवाइड होता है। तो 23x अपॉन 22x हो गया, तो हमने 2 पाई काट दिया और उसके बाद हमारे पास जो ये वैल्यू बचा था ये वाला, तो आपको पता है कि सामने वाली जो होती है वही बराबर होती है, रेशो में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए दोस्त, तो कितना आएगा, घटाएंगे तो x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 5 आ गई। अब आप निकाल लीजिए, अगर आपको अब देखिए आपको जैसे क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला है कि इनर सर्कल, अब देखिए दोस्त x की वैल्यू 5 है। अब अगर आपसे पूछता बड़े रेडियस यानी बड़ा रेडियस जो है r है, बड़े सर्कल यानी आउटर सर्कल का रेडियस कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल देंगे 23x गुना कर देंगे 5 से, तो आपका आ जाएगा 15 10 11, ये आ गया आपका। ठीक है, अब छोटा r पूछेगा तो 22x को 5 गुना कर देंगे तो 22 गुना 5, यानी जहाँ x होगा वहाँ वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पर x है यहाँ वैल्यू डाल देंगे। तो आपसे ये जो पूछेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, जो प्रश्न के अनुसार जो पूछेगा आप उसको करके निकल जाएंगे दोस्त। तो अब देखिए इसमें पूछा गया है डायामीटर, यानी आपको व्यास पूछा गया, व्यास। तो आपको पता है किसी भी सर्कल में बाउंड्री के, उसके सर्कल के बाउंड्री के एक सिरे से सेंटर को पार करते हुए दूसरे सिरे तक जो लाइन जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए पॉइंट है सेंटर, ये छोटा सर्कल की बात कर रहा है, इस सिरे से यानी इस बाउंड्री से मैं इसको सेंटर को पार करते हुए वहां पहुंच गया, तो वो हमारा डायमीटर बन गया। अगर सेंटर में से पार नहीं करता है, मान लीजिए ये डायमीटर में सर्कल बन, यहाँ सेंटर पर यहाँ से सेंटर को टच करते हुए निकल गया, तो क्या हुआ, आपका डायमीटर हो गया। अगर वो डायमीटर सेंटर को टच नहीं कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है बगल से, तो वो आपका डायमीटर नहीं कहलाता है, वो आपका क्या होता है दोस्त, कोड कहलाता है। कोड कहलाता है यानी रेखा, सिंपल रेखा बोल सकते हैं उसको, जो कि आपके सर्कल को 2 भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है दोस्त, तो ये आ गया x की वैल्यू आपके पास 5। अब आप डाल दीजिए, आपके पूछा डायमीटर के बारे में पूछा, पहले आप रेडियस निकाल लेते हैं, छोटे r की वैल्यू डालकर मैंने निकाल के दिखाया, यहाँ पर 110 आया था। ये छोटे r की वैल्यू, जो छोटे r की वैल्यू कितनी आ गया, 110 आ गया, यानी आपका रेडियस कितना है, 110 है। तो आपको पता है रेडियस जो होता है सर्कल के सेंटर पॉइंट से होता है, और डायमीटर जो होता है सर्कल का पूरा लाइन जो सेंटर से गुजर रहा है, यानी हाफ। मान लेता हूँ, अगर देखिए डायमीटर का फार्मूला होता है 2r, ऐसे लिख सकते हैं 2r, यानी r का दुगुना कर दें तो आपको डायमीटर आ जाता है। किसी भी अर्ध व्यास का उससे दुगुना कर देंगे तो आपका व्यास आ जाता है। तो आपको यहाँ पर डाल दीजिए, r की वैल्यू 110 निकाले थे, तो 2 गुना 110 करेंगे तो आपका आ जाएगा 220। ये आपका आंसर है दोस्त, ये आपका आंसर है, निकाल लीजिए। कितना इजी है, टफ तो नहीं है, बहुत इजी है दोस्त, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करते चले, निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकंड क्वेश्चन दोस्त हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला आपका होमवर्क था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार कंसेप्ट लगने वाला है, दिमाग लगाइए और अपने बुद्धि से शुद्धि कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों ये, बस आपको सिर्फ लैंग्वेज को समझना होगा क्या बोल रहा है। देख क्या कह रहा है दोस्त, द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल, यानी डायमीटर को पहले तो नोट कर लीजिए, डायमीटर की बात कर रहा है। ठीक है, डायमीटर इस चीज को नोट कीजिएगा, डायमीटर पहले, द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल आर द साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी जो डायमीटर है सर्कल का, 2 सर्कल है, 2 सर्कल बने, मान लीजिए मैं सर्कल बना रहा हूँ, एक सर्कल ये बना दिया मैंने और दूसरा सर्कल मैंने ये बना दिया। ठीक है दोस्त, अगर मैं दोनों के बीच में एक साथ बना लेता, एक दूसरे के बीच में बना लेता तो भी कोई बात नहीं, अलग अलग बना दिया तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, इतना लिख लिए। तो डायमीटर ऑफ 2 सर्कल आर द साइड ऑफ स्क्वायर एंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, यानी जो 2 सर्कल है उनके जो डायमीटर है, यानी इसका मैं डायमीटर या सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट इसका ये है, ये मैं डायमीटर खींच देता हूँ। ठीक है, डायमीटर खींच दिया मैंने। जो डायमीटर है एक स्क्वायर बना लेता हूँ दोस्त मैं, यहाँ एक स्क्वायर इसके नीचे बना कर दिखाता हूँ, स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर लिया, छोटा सा बड़ा कर देता हूँ, चलो यहाँ पर कर देता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया दोस्त। अब बोल रहा है कि जो इसका साइड होगा, आपको पता है कि स्क्वायर का साइड जो होता है ए होता है, ये क्यों होता है, जो भी ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, जो भी आपको इच्छा है मान ले, और इसकी सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक वर्ग यानी एक स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं, यानी बोल रहा है कि सर्कल का जो डायमीटर है, एक सर्कल मान ले, पहला सर्कल ये हो गया, सेकंड सर्कल ये हो गया। ठीक है, तो एक सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इसके एक जो साइड होगा, यानी डायगोनल जो इसका स्क्वायर यानी जो वर्ग का भुजा होगी उसके बराबर होगी, है ना। इसका जो डायमीटर क्या होगा, ए होगा। ठीक है,
अब दूसरे में क्या बोला है, एंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब दूसरे में बोला है कि जो इसका डायगोनल होगा, जो वर्ग का विकर्ण होगा यानी डायगोनल, जो वर्ग का विकर्ण होगा डायगोनल होगा वह दूसरे सर्कल का डायमीटर होगा। तो इसका क्या आपको पता है कि दोस्त किसी भी जो डायगोनल होता है, जो इसका वर्ग का जो डायगोनल होता है कितना होता है आपको पता होना चाहिए, d/√2 इक्वल टू a ये होता है। यानी d की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप कैसे निकलेगा, d की वैल्यू आ जाएगा a√2। ये होता है डायगोनल, यानी ये होता है डायगोनल किसी भी, मैंने निकाल बता दिया d/√2 इक्वल टू a के बराबर होता है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a√2 आ जाएगी। यानी डायगोनल होता है किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका क्या है, a/√2, यानी इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। आया समझ, यहाँ तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिया, मैंने कोई बाहर से नहीं लिया। डायमीटर की बात कर रहा, मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए, दोनों का डायमीटर बना दिया दोस्त, ठीक है। डायमीटर यानी व्यास होता है, मैंने व्यास ड्रॉ कर दिए, दोनों में बना दिया। अब देखिए क्या बोला है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यानी एक तो उसकी साइड देखो, एक जो साइड होगी इसकी, जो डायमीटर होगी इसकी, वो एक वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा, उसकी क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, जो वर्ग बनेगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा वो दूसरे सर्कल का डायमीटर होगा, मैंने भी बना दिया। अब दोस्त रेडियस निकाल लीजिए। अब रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस क्या हो गया, मैं मान लूँ प्रथम सर्कल यानी पहले सर्कल का रेडियस क्या होगा, a/2 होगा कि नहीं होगा, बताइए, a/2 होगा कि नहीं होगा। क्यों कि अगर डायमीटर यानी व्यास a है तो रेडियस a/2 हो गया। प्रथम सर्कल r1 में नाम दे दिया r1, ठीक है, यानी r1 नाम दे दिया इसका मैंने, उसका अब दे देता हूँ r2, ठीक है। तो उसका क्या होगा, a/√2/2 ये होगा कि नहीं होगा दोस्त, ये होगा कि नहीं होगा, बताइए, ये होगा कि नहीं होगा दोस्त, होगा ना। यानी कि इसका जो डायमीटर है a/√2 है तो उसका जो रेडियस हो जाएगा a/√2/2 आपका ये आ गया, रेडियस आ गया दोनों का, सर्कल 1 का रेडियस ये, सर्कल 2 का रेडियस ये, ओके। अब दोस्त क्या कर रहा है, आप देखिए बहुत इजी है, करने में कुछ नहीं, बस हलवा है क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया की बात कर रहा है, स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल, यानी छोटे सर्कल का जो एरिया और लार्जर सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो अनुपात ले लीजिए, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ πr², πr² होता है तो मैं r1 लिखता हूँ, यानी r1 हो गया छोटा वाला सर्कल का πr²1, πr²2 का स्क्वायर, ये आ गया दूसरे सर्कल, बड़े वाला सर्कल ये हो गया, छोटा सर्कल पहले स्मॉलर बोला है तो पहले ऊपर क्या आ गया, स्मॉलर सर्कल का रेडियस वो आ गया, पहले आपका छोटा सर्कल का बात कर रहा है तो ऊपर क्या आएगा, स्मॉलर सर्कल का क्षेत्रफल आएगा πr1² हो गया। यानी छोटे सर्कल का जो रेडियस था r1 था तो मैंने r1 का स्क्वायर कर दिया, दूसरे सर्कल का r2 है तो मैंने r2 का स्क्वायर कर दिया। ये यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आया, आ गया दोस्त, बोलिए आ गया ना। तब आगे देखिए r1² की जो वैल्यू है a/2 तो यहाँ डाल दूंगा मैं, और r2 की वैल्यू है a√2/2 यहाँ पर डाल दूंगा मैं, ठीक है। यानी अर्धव्यास हो गया r1 की, तो मैं यहाँ डालता हूँ पाई, आप यहीं से खत्म कर दीजिए। पहले पाई सेम होता है, पाई से पाई कट गया, यानी पाई की वैल्यू 22/7 इसकी भी होगी, नीचे भी 22/7 ही होगी, तो दोनों को आपस में काट दिया, अपने पास बच गया r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, वैल्यू डाल दीजिए इन दोनों की। r1² की वैल्यू क्या है, a/2 है, तो a/2 मैंने डाल दिया दोस्त यहाँ पर a/2, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे बटे आप आ गया, r2 की वैल्यू है a√2/2 ये है। तो आपको पता है जब ये होता है, जब ऐसे होता है दोस्त तो ये ऊपर जाके पलट जाते हैं, पलट कैसे लिख सकते हैं, a/2 नीचे वाली चीज पलट के ऊपर चली जाएगी 2, नीचे आ जाएगा a/√2, ये आपका ये आपका क्या होता है दोस्त, पलट जाता है। तो पता है कि जब भी a/2 ऐसे जो बटे में होते हैं एक दूसरे, कोई भी संख्या जब बट्टे के फॉर्म में हो यानी रेशियो के फॉर्म में हो, और जब उसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर की तरफ जाके पलट जाती है। जैसे कि ये ऊपर चल जाएगा जहाँ ये आ गया, और ये नीचे के नीचे रह गया, इसका नीचे के नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या आया, आपका वैल्यू क्या है, r1/r2 की वैल्यू आई 1:2, ये वैल्यू आई आपके पास। यानी r1/r2 की वैल्यू क्या आती है दोस्त, आपके पास r1 की वैल्यू आती है 1, r2 की वैल्यू आती है मतलब आपका √2। ये r1/r2 की वैल्यू नहीं है दोस्त, ये आपकी है, आपका यहाँ वैल्यू डाल दिया था r1/r2 की वैल्यू, ये आपका क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया, यानी एरिया 1 का रेशियो ये हो गया, एरिया 2 का रेशियो ये हो गया, ठीक है। तो आपका रेशियो का आंसर क्या होगा, 1/√2 आपका आंसर आ गया।
ये आपका आंसर है दोस्त। क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया निकाल रहे थे, तो आपको यहाँ आ गया, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्त। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन बोला है कि सर्कल मैंने ड्रॉ किया, सर्कल बनाया, सर्कल में बोला है डायामीटर जो होगा, पहले छोटे वाला सर्कल जो डायामीटर है वो स्क्वायर यानी वर्ग की भुजा के बराबर होगा, मैंने लिख दिया ए। ठीक है। और फिर बोला है कि जो सर्कल दूसरा होगा, बड़े वाला सर्कल, उसकी जो रेडियस डायामीटर होगा यानी व्यास होगा, वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, मैंने उसका लिख दिया। ठीक है। मैंने इसे रेशो बना के काट लिया। R1 की वैल्यू a/2, R/2 की ए डायमीटर था तो मैंने उसका हाफ ऑफ कर दिया, रेडियस यानी अर्धव्यास आपका फाइंड आउट कर दिया, निकाल लिया मैंने। अब इसके बाद दोस्त बोला था एरिया निकालना है, तो एरिया फॉर्मूला लगा दिया पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर, यानी इसमें रेशो की बात कर रहा था तो इसे बटे कर दिए। पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दिया मैंने, जैसे यहाँ पर लिख दिया a/2 अपॉन a√2/2। जब लिखने के बाद ये क्या होता है, पलट जाता है, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, तो ये वाली ऊपर चली गई, यहाँ आ गई, और नीचे वाली चीज जो ये वाली होती है नीचे आ जाती है, ये वाली सामने हो जाती है। तो मैंने लिख दिया जो कट रहा था, जो काटने वाला था, जब 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया, मैंने काट दिया, तो आपके पास जो ये वैल्यू आ गई वो आपका ये आ गया 1/√2, यानी ये एरिया हो गया A1 A2, ऐसे मान लीजिए एरिया हो गया, तो इसके बराबर ये होता है, तो ऐसे हो गया। रेशो आपका ये आ गया 1/1:2, आपका 2√2 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है दोस्त। शानदार कंसेप्ट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं, ऐसे ही करने का समझाऊंगा, कैसे आपको क्वेश्चन से कैसे आपको खेलना है आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्त। तो देखिए दोस्त, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, सेम वैसे ही है दोस्त, लेकिन इसमें भी थोड़ा समझने का बात है, लेकिन आपसे हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आर द सेम। कह रहा है कि पेरीमीटर है, जो उनकी जो परिमाप है, इक्विलेटर में यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ये हो गया आयत, आयत होता है रेक्टेंगल, मैंने आयत बना दिया। और ये किसके बराबर है, इसका पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है। ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ये आपके सामने बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज। द परिमाप जो है आयत और समबाहु त्रिभुज का क्या है, सेम है। तो एंड आल्सो वन ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो आयत का जो साइड है, मान लीजिए इसका साइड ए है, ये साइड बी है। आपको पता है कि आयत में साइडें जो होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। यानी इनकी भुजाएं जो है दोस्त क्या है, समान, एक दूसरे के समान होती हैं। तो वो ही बहुत बोल रहा है कि वन ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल, यानी किसी ए या बी में से कोई एक भुजा, ए और बी में से एक भुजा जो है समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है दोस्त, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी साइडें बराबर होती हैं, वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर ए और बी है, मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ इसकी भुजा ए हो गई। तो यानी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है समान होती है सभी, तो मैं सभी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। आपको बताना है आयत और समबाहु त्रिभुज में जो क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, यह बताना है। तो आपको यहाँ डायग्राम समझ गए तो आपका क्वेश्चन हो गया परिमाप। लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि दोनों का परिमाप पेरीमीटर बराबर है, तो परिमाप यानी पेरीमीटर जो है बराबर है, तो लिख लेता हूँ परिमाप इक्वल टू बराबर है दोनों का। इसका परिमाप क्या होगा, 2a+b होगा कि नहीं दोस्त, होगा या नहीं होगा, इसका कितना होगा 3a होगा। कैसे 3a होगा जान लीजिए, मैंने बताया था परिमाप निकालने का सभी भुजाओं का जोड़, सभी साइडों का जोड़, सम ऑफ ऑल साइड, या सभी भुजाओं का जोड़ किसी भी शेप में, कोई भी डायग्राम है, कोई भी आपका फिगर दिया गया, तो सभी जो शेप, जो भी फिगर का शेप होगा, उसके जो किनारे होंगे, उसके साइडें होंगे, जो भुजाएं होंगे, उनको जोड़ दीजिएगा तो आपका परिमाप आ जाएगा। इसलिए इसका परिमाप देखिए a+a 2a, b+b 2b, जिससे मैं 2 कॉमन ले लिया बाहर, a+b अंदर हो गया, 1 2 3 3a लिख लिया मैंने। अब दोस्तों इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व होगा तो अगर मैं आप यहाँ से b की जो वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखिए 2a + 2b हो गया इक्वल टू 3a। b की वैल्यू पता कर रहा हूँ मैं, आयत का जो ये b है इसका वैल्यू कितना है पता करने के लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ।
तो 2b इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये 2 ये उधर जाकर माइनस होगा, क्योंकि ये 2a है, ये 3a है, समान है, मतलब एक जैसे हैं दिखने में, इसलिए उधर जाकर माइनस हो जाएगा। देखिए 3a में से 2b घटा दीजिए तो कितना आ गया, b a आपका आ जाएगा, यहाँ पर a है, ठीक है, a आ गया, तो a घटा देंगे तो आपके पास a आ जाएगा, यानी b आपके पास कितना आ गया। अब ये देखिए 2b इक्वल टू a के बराबर है, तो ये दो है जो, तो नीचे चल जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा, तो a बाय आपका 2 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, a बाय 2 हो गई। अब मैं इस आयत में यहाँ अलग से मैं यहाँ पर आयत का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार आपको समझाने के लिए कर लिया मैं ड्रॉ। अब इसकी वैल्यू a थी, अब इसकी वैल्यू a बाय 2 आ गई, इसकी वैल्यू फिर ये हो गई, इसकी वैल्यू a बाय 2 आ गई। देखिए b की जो वैल्यू है a बाय 2 आ गया, a बाय 2 आ गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा दोस्त, आपने b की वैल्यू निकाल ली और a की वैल्यू आपके पास जो है, आपके पास a ही है, a मान लिया मैंने, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू a बाय 2 हो गई, ठीक है दोस्त। अब क्षेत्रफल का रेशो पता करना है, अनुपात पता करना है दोनों का, यानी देखिए दोस्त मैं अब क्षेत्रफल लगा रहा हूँ, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, और आपका ट्रायंगल और रेक्टेंगल यानी आपका आयत का रेशो बटे आपको समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका बटे करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे अब दोस्त देखिए, जो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसका लंबाई a इंटू बी हो जाएगा, यानी ये b की वैल्यू जो है a बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू a बाय 2। समझ गए कैसे आया, समझ गए ना ये कैसे आया, ये b की वैल्यू हो गई, यहाँ मैं लिखता हूँ ये b की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे ये चीज, ठीक है दोस्त, समझ गए। अब बटे रेशो का बात कर रहा है तो नीचे बटे में आएगा, रेशो मतलब बटे ही होता है, तो ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर फार्मूला होता है, तो a का मतलब होता है भुजा, भुजा की कितनी वैल्यू होगी इसका स्क्वायर कर दीजिए और 3/4 से गुना कर दीजिए, तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपकी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाएगा। अब दोस्त मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, मैं अब वैल्यू इसका डाल दिया मैंने, इसका वैल्यू a स्क्वायर पता ही आपको स्क्वायर ही होता है, यहाँ पर इसकी भुजा a है तो a का a स्क्वायर ही होगा। अब जो कटेगा काट दीजिए, जो कटेगा काट दीजिए, गुना कर दीजिए दोनों। अब यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ मैं, यहीं पर लिख के दिखाता हूँ, चलिए a को ऐसे गुना कीजिए तो a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2 हो गया, ठीक है, बटे इसको कीजिएगा √3 a स्क्वायर बाय 4, ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि मैंने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जैसे भी ये बटे फॉर्म में से दो पर ऊपर वाली जो संख्या बटे में होगी, नीचे वाली संख्या भी अगर बटे में होगी तो प्लस वो आप इस दूसरे को रिवर्स हो जाते हैं, पलट जाते हैं, घूम जाते हैं। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर बाय 2 4/√3 a स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है कि नहीं जा सकता है दोस्त, तो हाँ दोस्त आप कहेंगे लिखा जा सकता है सर, तो मैं यहाँ काट दे रहा हूँ, 2 से 4 से काटेंगे, 2 को 4 से 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर a से काट देंगे तो आपके पास क्या आ गया, रेशो अपॉन √3 आपका ये आ गया एरिया। इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया मैं यहाँ r a लिख देता हूँ, यहाँ पर r a, ट्रायंगल का एरिया t a, ठीक है, ये फॉर्म आ गया, यानी रेक्टेंगल का एरिया 2 में हो जाएगा और ट्रायंगल का एरिया आपके पास √3 में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, यानी 2:3 √3 आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है दोस्त, है ना शानदार दोस्त। क्वेश्चन दोस्त क्या है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपके पास जो होता है, बस उसका आप लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज से किया हमने, जैसे इन्होंने लैंग्वेज भेजा मैंने डायग्राम बना के ड्रॉ किया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो लाइन बोलता गया मैं वो करता गया सेम, उसके बाद स्टेप टू स्टेप सोल्व करते गए, उसके बाद आपका आंसर आ गया निकल के। दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन जो मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे अकॉर्डिंगली हो हलवा होते हैं, सब हलवा होते हैं, क्योंकि दोस्त इसका करने का जो आंसर आने का जो चांस होता है एक्यूरेट होता है एकदम। क्यों होता है एक्यूरेट, जान लीजिए क्यों, फॉर्मूले पर आधारित होता है। अगर फॉर्मूले आपके याद हैं, आपको फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठे हुए हैं मेंसुरेशन के, तो दोस्त यकीन मानिए अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप 95 उसको उड़ा देंगे। 95 आपसे फ्री फायर के गेम में जो बंदूक से गोली से दुश्मन को उड़ाते हैं, एनिमी को उड़ाते हैं, इसमें ये क्वेश्चन उड़ा देंगे दोस्त। तो ये दोस्त शानदार कंसेप्ट है, ये आपका है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्त। फ्रेंड अगेन आपके पास शानदार कंसेप्ट, शानदार लॉजिक के साथ एक और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन प्रस्तुत है। सामने देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्त, सिर्फ लैंग्वेज समझिए। अगर और दोस्त एक इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, परसेंटेज में दिया हुआ है। क्या दिया है परसेंटेज में? अगर आपने परसेंटेज की मेरी क्लास कल वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में
परसेंटेज क्लास देखेगा, क्योंकि उस परसेंटेज के अगर रेशियो के परसेंटेज जो है, परसेंटेज का आपको रेशियो का फॉर्म पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज से संबंधित होगा आप उसको करके निकल जाएंगे। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना। बहुत शानदार कंसेप्ट मैंने कल परसेंटेज बताया था, उसके मैंने रेशो बताए थे, परसेंटेज के रेशो। अगर आपको इनके परसेंटेज के रेशो पता होंगे तो आप निकल जाएंगे करके जस्ट 2 सेकंड में। आपको एक पढ़ने में टाइम लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए दोस्त क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखिए दोस्त, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेंथ L1, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ L2, ठीक है दोस्त, ये मान लीजिए L1 L2, ठीक है। नहीं, मैं ऐसे काम करता हूँ, ऐसे नहीं लिखता, यहाँ पर लिख देता हूँ L, यहाँ लिखता हूँ न्यू, यहाँ ओल्ड। मैंने कह रहा है मतलब ओल्ड न्यू क्यों लिखा है मैंने, जो बढ़ने के बाद आएगा वो यहाँ पर लिखूंगा, जो पहले वाला था वहाँ पर लिखूंगा, ठीक है दोस्त। तो लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 25% इंक्रीज हुआ है। 25% इंक्रीज का मतलब होता है दोस्त, मैंने बताया था कल वाली क्लास में समझाया हूँ, 25% इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर है। कैसे है 1/4 के बराबर, तो देखिए दोस्त कैसे है, 25% लिखा, परसेंट को हटाकर मैं 25% को हटाकर मैं 100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। परसेंट को हटाकर नीचे 100 लिख लिया मैंने। अब यहाँ काटूंगा तो 1/4 आ जाएगा, 25 का 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया, तो ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक और बात बोला था नीचे, आपको समझाया था कल क्लास में, जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपके टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जो घटेगा बढ़ेगा ऊपर वाली वैल्यू होगी, जो वैल्यू घटेगी बढ़ेगी ऊपर वाली वैल्यू होगी, जिसमें से घटेगी के बारे घटाने की बात कर रहा है, मतलब घट रहा है तो आप 4 में से घटाएंगे, बढ़ रहा है तो 4 में जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको नीचे वाली वैल्यू होगी हमेशा टोटल और ओरिजिनल वैल्यू आपकी होगी, वो उसका ओरिजिनल मान होगा, ओरिजिनल मान आपका नीचे वाली वैल्यू होगी, ऊपर वालों को घटाना है, जोड़ना होता है। तो ये क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी जो आयत का जो लंबाई है वो 25% बढ़ गई है। तो ओरिजिनल पहले कितनी थी, 4 थी, तो यहाँ ओरिजिनल मैंने 4 लिख लिया, 4 लिख लिया, बढ़ गई है 25%, यानी एक हिस्सा बढ़ा है, तो यहाँ मैं एक ही बढ़ा के 5 लिख लूंगा मैं। कई लोग इसको टफ करेंगे, लेंथी करेंगे, कैसे करेंगे, 25 है पहले 100 मान लेंगे, तो 25% बढ़ गया है तो 125 कर लेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे वो 125 लिख देंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप 125 लिखेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे, और दोनों काटेंगे तभी तक 5/4 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ 5/4 डायरेक्ट लिखा, समझा दिया मैंने लॉजिक, इस लॉजिक से कीजिए, बहुत ईजी लगेगा। देखिए आगे क्या बोला, ब्रेथ बोला है, यानी विड्थ उसकी चौड़ाई बोला है। चौड़ाई कितनी है, 20% डिक्रीज हुई है। 20% की वैल्यू होती है दोस्त 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5 होती है। जो 20% का मूल्य होता है कितना, रेशो में 1/5 होता है। तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर, पुरानी वैल्यू कितनी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो मैं यहाँ 5 लिख रहा हूँ, इसके नीचे 5 लिख लिया। और 20% घटा है, यानी रेशो 1 घटा है, यानी 5 में से घटा है तो 4 हो गया। 4 हो गया दोस्त, कितना हो गया, 4 हो गया। 4 हो गया ना मेरे प्यारे भाई, अब देख रहे हैं ये आ गया। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब एरिया बताना है, रेक्टेंगल के एरिया में क्या चेंज आया है। देन द चेंज आएगा, चेंज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया में क्या बदलाव आएगा ये बताना है। तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिए दोस्त। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आयत का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का। देखिए पुराने वाला का क्या है, 4 × 5 20 हो गया, यानी क्षेत्रफल 20 है, एरिया इसका पुराने वाले का एरिया कितना था, 20 था। अब नए वाले को देखिए, नए वाले का बढ़ रहा है या घट रहा है या बराबर है, आप चेक कैसे कीजिएगा, इसके भी लेंथ इंटू ब्रेथ गुना कर दीजिए, 5 का 20, ये भी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया। यानी दोस्त क्या हुआ, जो दोनों का 20 यानी पुराना में 20 था क्षेत्रफल, और नए वाले में भी जो क्षेत्रफल है 20 ही रह गया। तो ये क्या हुआ, एरिया डज नॉट चेंज, एरिया रिमेन सेम, एरिया रिमेन सेम कह सकते हैं, या अनचेंज, एरिया रिमेन अनचेंज्ड, एरिया रिमेन सेम, यानी सेम रहेगा या कोई बदलाव नहीं आएगा। ये आपका आंसर है। कितना इजी है दोस्त, बहुत इजी रहा, बहुत शानदार कंसेप्ट लगा इसमें। आपको मैंने कहा था परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, निकाल लेंगे तो क्वेश्चन को आप सिर्फ पढ़ने में टाइम लगेगा, करने में टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहे, और मैं बोलता हूँ आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको शानदार कंसेप्ट और भी अच्छे से सिखाया जाए। और आज क्लास का हम आखिरी कंसेप्ट लेने वाले हैं, इसके बाद आपका क्लास मेंस्ट्रुएशन 2D का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेंस्ट्रुएशन 2D समझे हैं सही ढंग से, तो आपका पंजाब पटवारी या PSPCL में आने वाले 2D से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे मेंस्ट्रुएशन 2D के, नहीं छूटने वाला है, मेरा दावा है। और जब हम कल से आपको 3D करवाएंगे, 3D में भी बताएंगे अच्छे से कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही शानदार, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है इस हमारे मेंस्ट्रुएशन 2D का, यानी क्षेत्रमिति
टू डायमेंशनल का दोस्त ये आखिरी और लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसे में कंसेप्ट लग रहा है अलग, थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत शानदार है। बस इसके क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कीजिए और जो जो क्वेश्चन बोला गया है आप करते जाइए, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। बहुत शानदार कंसेप्ट लगने वाला है दोस्त इसमें, तो हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए। ये क्या बोल रहा है कि ABCD ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपको बोला पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ये ड्रॉ कर लिया समांतर चतुर्भुज, ठीक है दोस्त। ऐसे ही होता है समांतर चतुर्भुज दिखने में। ABCD बना लिया दोस्त मैंने, ठीक है। ABCD नाम देता हूँ मैं, ABCD यानी समांतर चतुर्भुज के ABCD नाम दे दिया। अब देखिए क्या बोलता है, जो इंटरसेक्ट जिसके डायगोनल AC यानी ये जो ये AC डायगोनल है, ये विकर्ण की बात कर रहे हैं, डायगोनल यानी विकर्ण, ये जो इसका विकर्ण है वो AC और दूसरा डायगोनल यानी दूसरा विकर्ण BD, यानी इसका दो डायगोनल AC और दूसरा BD इंटरसेक्ट यानी काट रहे हैं दूसरे को कहाँ पर, एट पॉइंट O पॉइंट पर क्या काट रहे हैं, यहाँ देखिए जो पॉइंट दिखाई दे रहा है O पॉइंट, यहाँ पर ये विकर्ण AC विकर्ण जो ये जा रहा है और ये BD विकर्ण जो जा रहा है यानी डायगोनल कहाँ पर काट रहा है दूसरे को, वो काट रहा है O पॉइंट पर। O पॉइंट पर काट रहा है मैंने, जिसे जो बोला गया है क्वेश्चन में, प्रश्न में जो बोला गया है मैंने वो बता दिया आपको, ऐसे है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है दोस्त, आगे बोल रहा है इफ EFG एंड H आर द मिड पॉइंट ऑफ AO, यानी A ऊपर पॉइंट है, D ऊपर पॉइंट है, C ऊपर पॉइंट है और B ऊपर पॉइंट है। यानी देखिए AO ये हो गया, BO ये हो गया, OC ये वाली लाइन हो गई, DO ये लाइन हो गई। इन पर EFGH की तरह, यानी देखिए रिस्पेक्टिवली की बात कर रहा है, यानी जो जो बोला सबसे पहले E आया है तो A ऊपर E होगा, तो E जो रेखा पॉइंट बनेगा B2 पॉइंट यानी विस्कार जो एकदम मिड में है, जो सेंटर में है, वो पॉइंट का नाम है E, ठीक है। मैंने E लिख दिया। नेक्स्ट बोला है F पॉइंट जो है वो आपका DO पे है, DO जहाँ है वहाँ पर आप F पॉइंट लगा दीजिए। ये रहा DO, मैंने यहाँ पर F लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, G पर CO लगा दीजिए, यानी जहाँ CO होगा वहाँ G लगा दीजिए, यहाँ G पॉइंट लगा दिया मैंने। आगे बोला है H पर BO, यानी ये रहा BO पॉइंट, BO पर H लगा दीजिए, यहाँ पर H लगा। अभी देखिए मैंने ये लगा दिया पॉइंट, जैसे से इन्होंने बोला कि ये A और BO, AO और BO और OC और DO की जो है मिड पॉइंट मैंने लगा दिए। अब ये मैं मिड पॉइंट को आपस में मिला देता हूँ, ऐसे मैंने मिला दिया, एक सेकंड मिला रहा हूँ, देखिए ऐसे मैंने मिला दिया। इसमें पॉइंट को मिला देता हूँ। पॉइंट मिलने के बाद देखिए एक ड्रॉ हो रहा है, एक चतुर्भुज ड्रॉ हो रहा है। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक चतुर्भुज का डायग्राम बन रहा है, अंदर बन रहा है कि नहीं दोस्त, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिख भी रहा है कि फिर आप आगे लास्ट में क्या बोला, देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH टू द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी जो EFGH जो आपका चतुर्भुज बना है उसका परिमाप और जो आपका ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ABCD का परिमाप का अनुपात पता करना है। ये डायग्राम बन गया, डायग्राम निकल गया, समझिए आपका क्वेश्चन निकल गया, हलवा है, कुछ नहीं है। आगे आप बस डायग्राम देखिए, क्वेश्चन सोल्व आउट कीजिए। अब देखिए दोस्तों मैं एक चीज लिख सकता हूँ, ये आ गया परिमाप निकालना है हमको। अब देखिए कैसे होगा, तो देखिए ये आपके पास डायग्राम था, ये ड्रॉ किया गया था। इसके बाद देखिए क्या होगा, जैसे कि बोला गया है। अब आगे देखिए आप निकाल सकते हैं इनकी भुजाएं, जैसे ये भुजा L हो गई, इसकी भुजा B हो गई। अतः ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको भुजा देखिए दोनों को आपको पेरीमीटर परिमाप निकालना है तो इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। ये साइड जो है EH और HG और आपका FG और आपका EF भुजा निकालनी पड़ेगी दोस्त। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर विकर्ण का हाफ बन रहा है, विकर्ण का हाफ बन रहा है, तो ये जो आपके पास EH जो दिखाई दे रहा है ये भी किसका हाफ होगा, आपका ये भुजा का हाफ होगा। यानी विकर्ण जो है हाफ पॉइंट, इसको जो O पॉइंट काट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ आपकी AB का ये हाफ होगा EH, यानी EH इक्वल टू 1/2 AB, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए इसी तरह आपका हो जाएगा GH इक्वल टू हाफ ऑफ BC आ गया। हाँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया कैसे आया है, कैसे आया कि देखिए जैसे कि विकर्ण का आधा हो रहा है, विकर्ण का ये O पॉइंट हाफ में कर रहा है, तो इसी तरह जो ये इसकी भुजा है EH की भुजा जो है AB के और आधे के बराबर होगी, हाफ के बराबर होगी। यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखिए ये चीज आपको पता लग गई। अब आपको पता है कि भुजाएं दूसरे के सामने बराबर होती हैं, तो इसकी जो भुजा हमने 1/2 निकाली है, 1/2 AB के बराबर, तो इस तरह दोस्त ये भी 1/2
ए बी होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अब इसको देखिए कैसे लिखा जा सकता है, 1 बाय, अब जी एच की वैल्यू आ गई, जी एच की वैल्यू आ गई। इसी तरह आपका एफ जी की वैल्यू आ जाएगा, एफ जी की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, 1/2 आपका डी सी के बराबर हो गया, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा, कौन सा बचा है, ई एफ बचा है, ई एफ, हाँ ई एफ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1/2 डी ए के बराबर। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब आपके पास क्या पूछा गया कि रेशियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी पहले आपको इस छोटे वाला डायग्राम का जो पेरीमीटर परिमाप होगा वो ऊपर रखना होगा, फिर बड़े वाले डायग्राम यानी बड़े वाला पैरेललोग्राम को नीचे रखना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा। तो आपका परिमाप का मैंने फॉर्मूला चीज बताया है, बार बार बता रहा हूँ। सभी भुजाओं का जोड़ जो होता है वो परिमाप होता है। तो इसका जो भुजाएं मैं लिख लेता हूँ, इसकी भुजा क्या हो जाएगी, ई एफ मैं जोड़ता हूँ, ई एफ प्लस जी एच प्लस एफ जी प्लस ई एफ, हाँ ई एफ, ठीक है। ई एफ तो आ गया था, ई एच होगा, यहाँ पर ई एच लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आप देखिए नीचे वाला क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस डी ए, डी सी प्लस डी ए। यहाँ लिखता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस आपका डी ए, ये आ गया, लिख दिया मैंने। अब ई एफ की वैल्यू जितनी है, जी एच की वैल्यू जितनी है, एफ जी की जितनी है, ई एच की जितनी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए 1/2 आपका डी ए प्लस 1/2 जी एच की वैल्यू कितनी है, बी सी प्लस 1/2 आपका एफ जी की वैल्यू कितनी है दोस्त, डी सी है, और 1/2 आपकी वैल्यू जो है ए बी है। ये आपकी वैल्यू आ गई। और नीचे आपके पास ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए सॉरी ए प्लस बी नहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये आपके पास नीचे वैल्यू बचा है। अब देखिए इसमें से इस इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/2 कॉमन बाहर निकालता हूँ, 1/2 कॉमन आ रहा है, मैंने लिख दिया बाहर। अंदर हमारे पास बच जाएगा ए बी डी ए डी सी बी सी डी सी, ये आपके पास अंदर बच जाएगा। और नीचे बाहर भी आपका ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस प्लस आपके पास डी ए, ये आपके पास अंदर बच जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए, दोनों का आपस में काट दीजिए, आपका जो हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई एफ जी एच बटे ए बी सी डी, जो आपका होगा आंसर 1/2 रेशियो में आ जाएगा। यानी छोटे वाला जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, यानी जो आपका क्वाड्रिलेटरल डायग्राम जो बना है, फिगर बना है अंदर पैरेललोग्राम के अंदर जो बना है, उन दोनों का जब परिमाप निकालते हैं उसका रेशियो हमारा 1/2 आता है, नहीं 1:2 आता है। ये आपका आंसर है दोस्त। बहुत इजी है, जो क्वेश्चन बोला गया है उस कोडिंग आप करते चलिए, उसके अनुसार जो बोला गया बनाते चलिए, डायग्राम बन गया, आपका क्वेश्चन निकल गया। कोई टफ नहीं, बहुत मुश्किल नहीं, आप निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्त, हमारा 2D के जितने भी कंसेप्ट थे मेंसुरेशन से मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा 3D मेंसुरेशन 3D वो कल से करेंगे, कल से उसको फार्मूले बता दूंगा। फिर फार्मूले बताने के बाद आपको जो भी उससे कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने लेकर आऊँगा और करवाऊंगा। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर हमारी क्लास इसकी ख़त्म होती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें और वीडियो और लाइक कर दें दोस्तों। अगर कर दिया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ आप बेल आइकन पर दबा कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर दबा लें दोस्त, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।